नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार महारत एकेडमी पर। बात करेंगे पीटीईटी 2024 के लिए 9 जून का पेपर आपका होने वाला है और शिक्षण अभिरुचि में किस प्रकार के प्रश्न छपने वाले हैं अब की बार। ये प्रश्न आप क्या कर लेना मेरे प्यारे लाडलो, रट लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पेपर में छपने वाले हैं। यदि आप 2 ईयर की तैयारी कर रहे हो या फिर 4 ईयर की, ठीक है ना, पीटीईटी 2024 में ये प्रश्न छपेंगे, इसलिए आखिरी तक मेरे साथ में बने रहिएगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। और 9 जून का पेपर क्या करना चाहते हैं, फाड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पीटीईटी में आपकी बार क्या सिलेक्शन पार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली आपकी ये क्लास होती है। और पीटीईटी 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल रहना बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को एक बार से शेयर करके आ जाओ, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों और सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और सारे के सारे हम प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इससे पहले के प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आज का। पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, या फिर परीक्षा पास करने में, या फिर गृह कार्य पूरा करने में, या फिर समय बिताने में। बताइए पाठ्य पुस्तकों की सहायता कैसे मिलती है शिक्षण में, बताइएगा। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ, देखें सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, क्या शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, बिल्कुल सही है। शिक्षण कार्य को मतलब कि एक आप मुझे बताइए, आप पीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, पीटीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप बुक क्यों लेकर आ रहे हो। आपको देखिए, यदि आप ऑनलाइन क्लास भी लेते हो, लेकिन आपको आपके पास में बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों बोल रहा हूं बुक होनी चाहिए, बुक में आपका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको वहां पर लिखी हुई होती है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें मिलती है, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए चीजें मिलती है, इसलिए आप बुक लेकर आते हो। तो पाठ्य पुस्तकों से शिक्षण कार्य में क्या होता है, ठीक से संचालित करने में सहायता मिलती है। परीक्षा पास करना ही हमारा उद्देश्य थोड़ी होता है। गृह कार्य पूरा देख देख के थोड़ी करोगे, नहीं, समय बिताने में बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, जवाब दीजिएगा। विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहिए, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, या फिर हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, या फिर विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, बताइएगा। आपने देखा होगा कि स्कूलों में भाई साथ में बिठाते हैं ना साथ में, कि भाई सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है, ये बताइए। भाई कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई क्या होता है कि भाई एक साथ ही सारी क्लासों को बिठा देते हैं। आपने सरकारी स्कूल में देखा होगा, सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा कि भाई 5वीं क्लास भी एक ही कमरे में बैठी है, चौथी क्लास भी एक ही कमरे में बैठी है, तीसरी क्लास भी एक ही कमरे में बैठी है। तो इसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है कि भाई एक ही क्लास में बैठा रखा है उनको। शासन ऐसा ऐसा चाहता है, बिल्कुल नहीं चाहता। शासन तो चाहता है कि भाई हर क्लास को अलग अलग बिठाया जाए और अलग अलग पढ़ाया जाए, विद्यार्थी होंगे तो बिल्कुल पढ़ाया जाए। शिक्षकों को ऐसे सहायता मिलती है, भाई शिक्षकों को तो पढ़ाना है, ठीक है ना, और अलग अलग अच्छे से पढ़ाएगा तो उसमें सहायता क्या बात है, पढ़ाना भाई कैसे पढ़ाओ। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है। भाई शिक्षकों की संख्या कम है, ये बात थोड़ा सा यहां पर नहीं बैठेगा, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कम है, तभी जाकर क्या होगा, एक ही कमरे में उनको बिठा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों में आजकल हम देखते हैं, आप बीएड करने जा रहे हो, आप बीएसटीसी करने जा रहे हो, तो आपको देखिए जब इंटर्नशिप मिलेगी ना, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो वहां पर देखना 5वीं में 5 टाबर है, तीसरी में 4 टाबर है, 3-4 टाबर है, इस प्रकार से वहां पर बच्चे आपको मिलेंगे।
लेकिन कोई कोई स्कूल है वहां पर टीचर अच्छे हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट टीचर अच्छे लगे हुए हैं, उनका वहां पर बहुत अच्छा यहाँ पर पकड़ है और वो बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं उसमें, तो उनका वहां पर उनको वहां पर बहुत अच्छे वहां पर आपको बच्चे मिलेंगे। लेकिन आप गांव में जाओगे ना तो वहां पर 5वीं में 5, 7वीं में 7, इस प्रकार से बच्चे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों की संख्या कम होती है, इसीलिए उनको क्या कर दिया जाता है, एक ही क्लास में बैठा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक ही विधि से शिक्षण कराना विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए घातक है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, या फिर विशेष सामग्री बहुविधि जानकारी में बाधक हो सकता है, या फिर शिक्षक के प्रति समभाव रह सकता है। बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जिसको भी आता है सही जवाब आप करने की कोशिश करें, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए, एक ही विधि से शिक्षण कराना। अब भाई विधि क्या होती है, देखिए अलग अलग विधियां होती है शिक्षण कराने की भाई, ठीक है ना। प्रायोगिक विधि होती है, या फिर लर्निंग बाय डूइंग होती है, आपके आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है, ठीक है ना। अलग अलग विधियां होती है भाई, कैसे आप एग्जाम्पल देकर पहले समझाते हो, या फिर पहले फॉर्मूला बताकर, या फिर आप उसके बाद में आप चीजों को करवाते हो, क्वेश्चन करवाते हो। तो अलग अलग विधियां होती है, तो उन विधियों से एक ही विधि से आप पढ़ा रहे हो, समझ लो एक ही विधि से आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें शारीरिक विकास कहां पर बीच में आ गया भाई, पढ़ाने की बात हो रही, शारीरिक विकास के लिए यहाँ पर क्या घातक है, कुछ नहीं घातक। सर्वांगीण विकास ये भी यहां पर नहीं होगा, सर्वांगीण विकास में थोड़ी यहां पर बाधक बनेगा, कोई नहीं बनेगा ना। चलिए आगे देखिए यहां पर सी, विशेष सामग्री बहुविधि जानकारी में बाधक हो सकता है। मतलब कि जो बच्चे को और अच्छे से समझ में आ सकता था, और अच्छी विधियां उसे पता चल सकती थी, और अच्छे कंसेप्ट उसके क्लियर हो सकते थे, यदि आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग विधि का प्रयोग करें, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। ठीक है ना। जैसे कि यहां पर यदि मैं आपको कहूं कि भाई वर्त होता है, ठीक है ना, वर्त होता है भाई, वर्त गोल गोल होता है, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ इस प्रकार से वर्त होता है। ठीक है ना, तो आप डायग्राम से बनाकर बता रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या है, अलग अलग आप अलग अलग विधियों का प्रयोग करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा बच्चे को, और क्या होगा, और वो अच्छे से सीख पाएगा और नई नई विधियों का वो प्रयोग कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर शाला में प्राचार्य होता है, जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, या फिर विद्यालय का प्रवेशन सुनिश्चित किया जा सके, या फिर विद्यालय की समय तालिका निर्धारित में मदद मिले। बताइएगा, हर शाला में एक प्राचार्य होता है, वो जिससे क्या होता है, वो क्या काम करता है, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है विद्यार्थी बिल्कुल सही है। विद्यालय का परीक्षण सुनिश्चित कर सके, मतलब कि वो हर एक रिकॉर्ड रखता है कि भाई आपको क्या करना है, सभी शिक्षकों को यहाँ पर हैंडल करता है वो, भाई पूरे स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसके अंडर में रहता है, और वो सारी की सारी चीजें हैंडल करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका आपके सामने आ चुका है। शाला में कक्षा प्रबंधन का ठीक नहीं होना घातक है। समुदाय में फैली अव्यवस्था, छात्रों की मानसिक योग्यता, या फिर विद्यालय की अनुचित परिस्थितियां, या फिर शिक्षक की अकुशलता का बताइएगा। शाला के कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना घातक है। कौन है इसका कारण, बताइए जल्दी से। बिल्कुल शिक्षकों की अकुशलता। यदि शिक्षक है, देखिए विद्यालय की बात आ जाए ना तो एक शिक्षक ही होता है जो कि पूर्ण रूप से हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे, देखिए शाला में कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं होना, मतलब कि देखिए एक शिक्षक है वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना, अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, और वो अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेगा, और अच्छे से मतलब कि बच्चों के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे बच्चे, तो क्या करेंगे भाई,
कुशलता से पेश नहीं आएंगे वो शिक्षक, अकुशलता का यहाँ पर पेश आएगा बच्चों के साथ में, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बच्चे उसके सामने टिक पाएंगे क्या? और क्या होंगे भैया, दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। तो यही है कि भाई शिक्षकों का यहाँ पर बड़ा रोल होता है। शिक्षक की अकुशलता यहाँ पर क्या करती है, कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं कर पाती और यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाती। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए, शाला का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। भाई शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भाई रुचि कैसे बढ़ाओगे, रुचि कैसे बढ़ाओगे वो बताइए आप। तो बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसी बात आती है तो नए एवं रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। अलग अलग हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, हम उनको चार्ट पेपर दिखाएंगे, हम उनको फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड क्या होता है, वो छोटे छोटे ऐसे कार्ड होते हैं, ठीक है ना, उसमें डायग्राम बने होते हैं जिस टॉपिक का हम समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ABCD पढ़ा रहे हैं तो ए बड़े बड़े ए लिखे रहते हैं, ए फॉर एप्पल बना हुआ रहता है, तो वैसे वैसे फ्लैश कार्ड होते हैं, ठीक है, जिससे वो पहचान कर सके, ठीक है। और ये देखिए सबसे अच्छा आंसर यही होगा आपका, बाकी यहां पर सेकेंडरी आंसर रहेंगे। पाठ्य पुस्तकें ये आपका सेकेंडरी आंसर रहेगा, 2 नंबर इसके मिल सकते हैं और इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है, बताइएगा। कक्षा परिवेश को, कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाले अधिगम को, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, या फिर शिक्षक की शिक्षण कुशलता को? बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप बताइएगा जल्दी से। देखिए शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध किससे प्रभावित नहीं कर सकता? देखिए कक्षा और परिवेश, कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाला अधिगम, अधिगम भाई कैसा पढ़ा रहा है, टीचर कैसा पढ़ा रहा है और बच्चों को कैसे समझ में आ रहा है, ये तो यहाँ पर परस्पर संबंध क्या होता है भाई, अच्छा पढ़ाएगा तो भाई टीचर अच्छा लगेगा, सही नहीं पढ़ाएगा तो सही नहीं लगेगा, है ना। ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को, ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। भाई शिक्षक शिक्षण कुशल होगा तो भाई अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। ये यहां पर ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो देखें, अगला प्रश्न देखो देखें कौन सा हो जाएगा। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। शिक्षकों का परस्पर संबंध, लाभ, विद्यालय का पाठ्यक्रम, या फिर विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, या फिर शिक्षक विद्यार्थी का संबंध। भाई परिवेश है ना, परिवेश मतलब कि आपका जो विद्यालय का जो बिल्डिंग है या फिर उसका एनवायरनमेंट है, उसका आसपास का जो भी वातावरण है, उसको बेहतर बनाए रखने में सहायक कौन सा नहीं है? भाई शिक्षक और विद्यार्थी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों का परस्पर संबंध ये भी यहां पर सही है। विद्यालय का पाठ्यक्रम और शिक्षकों का परस्पर संबंध। देखिए यहां पर जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। परिवेश में किसकी बात हो रही है? परिवेश को बेहतर बनाने। भाई पाठ्यक्रम तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सिलेबस तो हम पढ़ाया जाता है, लेकिन परिवेश की बात हो रही है। भाई इनके लिए कौन कौन यहाँ पर सहायक है, सहायक है कौन कौन से? शिक्षकों का परस्पर संबंध में यहाँ पर होना जरूरी है। भाई एक दो दूसरे शिक्षक जुड़े हुए रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे तो अच्छे से वहां पर परिवेश और अच्छा होगा।
विद्यार्थी अच्छे से रहेंगे तो भाई एक तो क्या होता है, विद्यार्थी रहते हैं कि दीवारों को खराब कर देते हैं, तोड़ा फोड़ी कर देते हैं, है ना, वो यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ब होगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि भाई ये सहायक नहीं है, परिवेश को बेहतर बनाने में ये सहायक नहीं है। परिवेश में इसका क्या काम है भाई, पाठ्यक्रम का कोई काम नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। आपने देखा होगा कि भाई पर्यावरण शिक्षा की एक, पर्यावरण अध्ययन की एक बुक आती है ना, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या फिर पर्यावरण तकनीकी का विकास और विकास छात्रों से कराना। बताइएगा। सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। भाई पर्यावरण के बारे में आपको बताएंगे कि भाई इस प्रकार की मिट्टियां होती है, या हमारे यहाँ पर वातावरण में ये गैसें होती है, तो आपको पता चलेगा भाई ये चीजें होती है ना। तो ये भाई पेड़ पौधों से हमें यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनसे वो यहाँ पर यूज लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पर्यावरण के अंदर ये चीजें हमें ज्ञात होगी तो हम चीजों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे और जानकारी प्राप्त होगी और कुशल उसमें बन पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। पर्यावरण अर्थ, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है। बताइएगा, बताइए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, फिर पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेत्ता। बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिएगा, पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेत्ता बिल्कुल सही जवाब आपका यहां पर हो जाएगा। भाई पर्यावरण शब्द का मतलब क्या हुआ, भाई भौतिक व सामाजिक पक्ष। ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में हम भौतिक जानकारियां जानेंगे, भाई उसके समाज समाज के बारे में हम रह रहे हैं, तो भाई जो भी चीजें हैं पर्यावरण में हम चीजें देखेंगे। पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष हम देखेंगे, भाई क्या क्या पर्यावरण हमें बहुत कुछ सिखाता है चीजें। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चारों ओर का वातावरण ये भी पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण से जुड़े इतिहास, भाई ये यहां पर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन छात्रों के सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, हर प्रदेश में पृथक रूप में किया जाता है, गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहां पर जिन्होंने भी बताया, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। भाई शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की जो भावना का विकास है वो संभव है कब, जब मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। आगे बात समझ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि कक्षा में शिक्षकों द्वारा मतलब कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, वो क्या बच्चों को डराएगा, तो वो क्या होगा, डरेगा। भाई डराएगा तो डरेगा, क्यों नहीं डराना चाहिए। उनके चिंतन को यहां पर आधा पहुंचता मतलब कि बाधा पहुंचती है। ठीक है ना, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है,
उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है या फिर उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता है। उत्पन्न नहीं करता ये तो गलत है बिल्कुल। भाई भयभीत नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए कि भाई उनके यहाँ पर उनमें डर बैठ जाता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ब देखिए यहाँ पर, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब देखिए, उनके उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। मतलब कि आप क्या करोगे, बच्चों को क्या करोगे, डराओगे। डराओगे डराओगे तो वो क्या करेगा, जैसे कि आज उसने एक प्रश्न पूछा और आपने उसे डराकर धमकाकर बैठा दिया, ठीक है, आपने वो प्रश्न का उत्तर उसे नहीं बताया, वो डर गया। अगले दिन क्या करेगा, वो उसे प्रश्न आएगी, उसके जो भी क्वेश्चन है माइंड में, उसको जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो आपसे पूछने से डरेगा, वो आपको पूछ ही नहीं पाएगा। यदि आप टीचर हैं तो अब आपको पूछ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसे ऐसा डरा दिया है कि भाई अगला वो प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा, उसके जो भी उद्देश्य हैं वो व्यवहार नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। वो डर डर के जिएगा आपसे, आप जहां पर भी दिख गए ना फिर आपसे भागेगा, वो दूसरी गली में पकड़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आजकल ऐसा शिक्षण नहीं है। ये पहले हम देखते थे कि भाई डरे हुए थे, ठीक है ना, भाई बहुत कूटते थे, भाई बहुत कूटते थे, है ना। लेकिन आजकल टीचर है जो कि बिल्कुल नहीं डराते हैं और आजकल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि आजकल तो आप देखिएगा भाई कोरोना के अंदर भाई व्हाट्सएप पर ही सर यहाँ पर ये प्रश्न बताओ, सर ये बताओ, ठीक है ना। तो वही है कि भाई आजकल टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और होने लगी है। शिक्षण बहुत ही आगे पहुंच चुका है और बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं का विकास, अंतःशैक्षिक उपलब्धि, प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, सामाजिक खेलकूदों की प्रेरणा या फिर व्यक्तिगत खेल कूदों का प्रोत्साहन। बताइए सही जवाब, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब है अंतर शैक्षिक उपलब्धि प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है दायित्वों को भुलाकर अधिकारों की दुहाई देना, कर्तव्य के प्रति एक निष्ठा की, छात्रों के सर्वोच्च हित की या फिर निरंतर वेतनमान वर्दी होते रहने की। बताइए। बिल्कुल छात्रों के सर्वोच्च हित की, ठीक है ना। आजकल स्थायी शिक्षकों की जो प्रवृत्ति हो गई है, मतलब कि जो एक टीचर है उसकी यही प्रवृत्ति होनी चाहिए और हो भी गई है कि भाई हमेशा वो छात्रों के सर्वोच्च हित के बारे में सोचे, ठीक है ना, कि भाई स्टूडेंटों का कैसे कैसे फायदा हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ बटाते हैं, सदैव, कभी कभी, प्राय, संभवतः। बताइएगा। बिल्कुल सदैव करनी चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों की प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। भाई ये अपने माता पिता के कार्यों में हाथ भी बटाता है और पढ़ाई भी अच्छी करता है, तो उसकी सदैव क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं जो कि परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों इसी सीरीज में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज डेली इसी समय हमारी क्लास होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस क्लास को, ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।